साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो जो मादा होती है, जो स्त्री होती है, उसमें पाए जाने वाले जनन तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। अब जिस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा नर जनन तंत्र होता है, इसमें 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा मादा जनन तंत्र होता है, इसमें भी 2 प्रकार से लैंगिक अंग होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और सेकंड हमारा है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो सबसे पहले हम लोग मादा जनन तंत्र का फिगर समझ लेते हैं। तो फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हमारा है मादा जनन तंत्र। अब यहाँ पर हम लोग नामांकन कर लेते हैं। तो मादा जनन तंत्र में ये जो आप लोगों को पाइप के जैसी संरचना दिख रही है, ये हमारी कहलाती है अंडवाहिनी। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ये हमारी जो पाइप नुमा संरचना है, कुंडलित जो संरचना है, ये क्या कहलाएगी? अंडवाहिनी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अंडवाहिनी। तो इस प्रकार से जो हमारा मादा जनन तंत्र है, इसमें कितनी अंडवाहिनियाँ होती हैं? 2 होती हैं। एक हमारा इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। तो इस प्रकार से कहेंगे कि मादा जनन तंत्र में अंडवाहिनी जो होती है, 1 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। तो ये हमारी अंडवाहिनी हो जाती है। इसके बाद ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये गोलाकार, ये हमारा कहलाता है अंडाशय। तो इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे अंडाशय। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय भी हमारे 2 होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि मादा जनन तंत्र में अंडाशय भी कितने होते हैं? 1 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो आपको संरचना दिख रही है, बीच वाला जो भाग होता है, ये हमारा कहलाता है गर्भाशय। तो ये बीच वाला जो भाग है मादा जनन तंत्र का, ये क्या कहलाएगा? बीच वाला भाग, ये हमारा कहलाएगा गर्भाशय। तो इस प्रकार से इसको हम नामकरण कर देते हैं। ये हमारा कहलाता है गर्भाशय। तो इस प्रकार से हम गर्भाशय लिख देते हैं। गर्भाशय के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा रिक्त स्थान बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं योनि। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख देंगे? योनि लिख देंगे। इसके बाद ये जो हमारा बचा हुआ गर्भाशय के साइड में जो बचा हुआ रिक्त स्थान है, ये इसे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका नामकरण भी हम लोग कर देते हैं। क्या कहलाएगा हमारा ये? तो ये हमारा हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं इसको। तो गर्भाशय ग्रीवा भी कितनी होती हैं? 1 जोड़ी होती हैं, क्योंकि इस साइड भी होगा गर्भाशय ग्रीवा और इस साइड भी होगा। लेकिन जो हमारा गर्भाशय होता है, ये 1 ही होता है। गर्भाशय कितना होता है? 1 ही होता है, ये 1 जोड़ी नहीं होता है। इसी प्रकार से योनि भी 1 ही होती है, 1 जोड़ी नहीं होती है। तो जोड़े में आपको क्या क्या याद रखना है? जो हमारी अंडवाहिनियाँ होती हैं, ये 2 होती हैं। अंडाशय हमारे 2 होते हैं और गर्भाशय ग्रीवा हमारे 2 होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मादा जनन तंत्र जो होता है, इसके जो प्रमुख अंग हैं, जो प्रमुख लैंगिक अंग हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग में लिखते हैं कि मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। जिस प्रकार से हमने नर जनन तंत्र में देखा था कि वहाँ पर जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, वो क्या होता है? वृषण होता है। उसी प्रकार से जो मादा जनन तंत्र होता है, इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है, वो अंडाशय होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा मादा जनन तंत्र है, इसमें ये जो अंडाशय हैं, ये हैं प्राथमिक जनन अंग। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। इसके बाद सेकंड हमारा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं, ये सहायक अंग होते हैं, जैसा कि हम नर जनन तंत्र में देख चुके हैं। तो मादा जनन तंत्र में जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, ये सहायक जनन अंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सहायक जनन अंग कहलाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो मादा जनन तंत्र में अंडवाहिनियाँ होती हैं। अंडवाहिनियाँ कितनी होती हैं? संख्या में 2 होती हैं, मीन्स 1 जोड़ी होती है। गर्भाशय इसमें होता है, गर्भाशय हमारा 1 होता है। इसके बाद योनि, योनि हमारी 1 होती है। इसके बाद इसमें सहायक ग्रंथियाँ भी होती हैं। इसमें क्या होती हैं? सहायक ग्रंथियाँ। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी इसमें सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो मादा जनन तंत्र में मादा के जनन में सहायता करती हैं। इसके बाद यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा होती है। तो गर्भाशय ग्रीवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, मीन्स 1 जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा हेडिंग हो जाता है अंडाशय। तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख भाग है मादा जनन तंत्र का, प्राथमिक लैंगिक अंग है, वो है अंडाशय। तो हम फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अंडाशय। अंडाशय के बारे में बताते हैं कि स्त्री के उदर गुहा में, तो स्त्री के उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर
एक एक सफ़ेद अंडाशय उपस्थित होता है, या फिर एक एक सफ़ेद जो अंडाशय है ये स्थित होता है। तो अंडाशय जो होता है ये कहाँ पर स्थित होता है? उदर गुहा में। मादा के अंदर जो स्त्री है इसके शरीर के अंदर उदर गुहा में कशेरुक दंड जो होता है इसके दोनों ओर एक जोड़ी मीन्स एक एक अंडाशय जो होता है ये स्थित होता है, मीन्स एक जोड़ी अंडाशय स्थित होता है। इसके बाद हम बताते हैं कि जो लड़की होती है, जो फीमेल होती हैं इनमें, तो लड़की के जन्म के समय जैसे ही गर्ल्स का जन्म होता है, जैसे ही फीमेल का जन्म होता है, जन्म के समय ही प्रत्येक अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु भरे होते हैं। तो जब स्त्री का जन्म होता है मीन्स जो फीमेल का जन्म होता है, तो जन्म के साथ ही उसके शरीर में अंडाशय पाया जाता है और उस अंडाशय में अंडाणु मौजूद रहते हैं। तो हजारों अंडाणु मौजूद रहते हैं, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि यौवनारंभ यानी कि जो यौवन काल है ये जब आरंभ हो जाता है तो इनमें से कुछ अंडाणु हैं ये परिपक्व होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो अंडाशय होता है ये उदर गुहा में स्थित होता है, सफ़ेद रंग का होता है, एक जोड़ी होता है, मीन्स संख्या में 2 होते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि लड़की के शरीर में जन्म के समय ही अंडाशय में अंडाणु मौजूद होते हैं, लेकिन ये अपरिपक्व होते हैं। तो जब यौवनारंभ होता है तो उसके बाद जो हमारे अंडाणु होते हैं ये परिपक्व होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम अंडाणु में लिखते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है अंडवाहिनी। तो जो अंडवाहिनी होती हैं ये मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनी होती हैं। कितनी अंडवाहिनी होती हैं? 2 अंडवाहिनियाँ होती हैं। तो जो अंडवाहिनियाँ होती हैं इनको मुख्यतः हम 4 भागों में विभक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सेकेंड हेडिंग डाल लेते हैं अंडवाहिनियाँ। तो मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। तो कितनी अंडवाहिनी पाई जाती है? एक जोड़ी। तो संख्या में बात करें तो 2 और जोड़ी में तो एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो जो अंडवाहिनी होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। यह मुख्यतः 4 भागों में विभक्त होता है। तो कितने भागों में? 4 भागों में। तो इस प्रकार से ये हमारी अंडवाहिनी हो जाती है और यहाँ का ये जो भाग होता है ये हमारा संकीर्ण पथ कहलाता है। क्या कहलाता है? संकीर्ण पथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग तुम्बिका नाम से जानते हैं। आगे इसको किस नाम से जानते हैं? तुम्बिका। इसके बाद यहाँ पर ये जो निक पॉइंट हमारा होता है ये हमारा कीप कहलाता है और कीप के बाद ये जो आपको संरचना दिख रही है उंगलियों के जैसे ये हमारी झालर कहलाती है। क्या कहलाती है? झालर। तो इस प्रकार से 4 भाग हो जाते हैं अंडवाहिनी के। पहला है हमारा संकीर्ण पथ, सेकंड है तुम्बिका, थर्ड है कीप और फोर्थ है झालर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है संकीर्ण पथ होता है। क्या होता है? संकीर्ण पथ। क्योंकि जो हमारा फीमेल का जनन तंत्र होता है इसमें अंडाशय होता है, अंडाशय में अंडाणु होता है और जो हमारा नर जनन तंत्र होता है उसमें क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु जो है वो आता है और मादा जनन तंत्र के अंदर, तो यहाँ पर संकीर्ण जो पथ होता है इसी में आकर के वो अंडाशय से मिलता है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि अंडवाहिनियों को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है, संकीर्ण पथ, तुम्बिका, कीप और झालर। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा होता है गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंतर्गत हम बताते हैं कि प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। तो प्रत्येक मादा के शरीर में कितने गर्भाशय होते हैं? एक गर्भाशय होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो जो गर्भाशय होता है ये कहाँ पर खुलता है? योनि में खुलता है। इस प्रकार यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है गर्भाशय और गर्भाशय जो है कहाँ पर खुलता है? योनि में आकर के ये खुलता है। तो इस प्रकार से हम गर्भाशय को लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहलाता है योनि। तो यह अत्यधिक नलिकाकार, अत्यधिक कैसी होती है? नलिकाकार होती है, सिकुड़ने तथा फैलने वाली, सिकुड़ने तथा फैलने वाली पेशी संरचना है। पेशी संरचना का मतलब है एक प्रकार से ये खालनुमा संरचना है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो योनि होती है ये अत्यधिक नलिकाकार होती है, सिकुड़ने तथा फैलने वाली ये पेशी संरचना है। यह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य में स्थित होता है। तो जो हमारी योनि होती है यह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य में स्थित होती है। तो इस प्रकार से हम योनि लिखते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत हम लिखते हैं कि इसके अंतर्गत एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां हैं? बर्थोलिन ग्रंथियां। तो जो हमारा मादा जनन तंत्र होता है इसमें सहायक ग्रंथियों के रूप में एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं तथा एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। तो
दो प्रकार की आपको ग्रंथियां याद रखना है, बर्थोलिन ग्रंथियां और पेरिनियल ग्रंथियां। अब यहाँ पर हम एक एक ग्रंथियों के बारे में बताते हैं। जो हमारा बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, चिकने पदार्थ का स्राव करती हैं। तो इनसे एक पदार्थ निकलता है जो चिकना होता है। तो हम बताते हैं कि बर्थोलिन ग्रंथियों से एक चिकना पदार्थ स्रावित होता है। इसके बाद जो हमारी सेकंड ग्रंथि है वो है पेरिनियल ग्रंथि। तो पेरिनियल ग्रंथि के बारे में बताते हैं कि इनमें स्रावित पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो इनसे जो पदार्थ निकलता है इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मादा जनन तंत्र क्लियर हो गया होगा कि इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है अंडाशय, और इसके बाद जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, सहायक अंग है, उसके अंतर्गत अंडवाहिनी आ जाता है, गर्भाशय आ जाता है, गर्भाशय ग्रीवा आ जाती है, योनि आ जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मादा जनन तंत्र क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।